जय हिंद। आज जो टॉपिक है भैया ये मैपिंग से संबंधित है। मैपिंग से संबंधित टॉपिक है। मैपिंग में हम किसका मैपिंग करा रहे हैं? मैपिंग करा रहे हैं अंध महाद्वीप। हमने लिख भी दिया है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप का मैपिंग हो रहा है। इस पे क्वेश्चन बार बार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। कई बार पूछा गया पीसीएस में प्रश्न है। अनेक पीसीएस में, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, कोई भी पीसीएस हो। साथ में समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया प्रश्न है। पीसीएस के साथ साथ समीक्षा अधिकारी में, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी पुलिस या किसी भी एग्जाम में, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां अब कोई कहे सर मैं आईआईटी जेईई मेंस में नहीं क्वेश्चन आया, नीट में नहीं आया। भाई मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ करके बाकी सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है और मैं वही बताता हूँ जो एग्जाम में आता है। यदि नहीं फंसे, क्वेश्चन नहीं आए तो हमसे बताइए। तो क्वेश्चन मैपिंग से है। अंध महाद्वीप को लेकर चलते हैं। अंध महाद्वीप का आज का टॉपिक है, इसलिए हम आज अंध महाद्वीप को बताएंगे क्या है अंध महाद्वीप। तो हम देखिए ये समझेंगे, ये आप समझ चुके होंगे हम किधर चल रहे हैं। ये आप समझ के होंगे लगभग में कौन सा महाद्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है। तो ये अंध महाद्वीप है। लगभग में मान के चलिए इसी तरीके का है कुछ है, एक समझ में आ रहा होगा नमूना। तो अगर ये इसकी हम बात करें, ये उत्तर हो जाता है, इसकी बात करेंगे तो ये दक्षिण हो जाता है, इसकी बात करेंगे तो पूरब हो जाता है और इसकी बात करेंगे तो पश्चिम। मैप देखने का आसान तरीका, इधर का हमेशा उत्तर, इधर का दक्षिण, इधर का पूरब, इधर का पश्चिम। क्लियर हो गया। तो ये है अंध महाद्वीप। इस अंध महाद्वीप का लोग प्रचलित नाम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ये है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पूरे विश्व में शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से पीछे है। इसी कारण इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। अगर अंध महाद्वीप की बात करें, इसके उत्तर में इसके महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप के अगर उत्तर में बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यूरोप महाद्वीप आता है। ये सभी जानते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के जो ये पार्ट, एक देश है, ये है। इसका नाम सुना होगा, इधर का नाम है पुर्तगाल। बहुत चर्चित नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले आए, इसलिए इसका नाम से चर्चित है। ये है स्पेन। ये पूरा का पूरा अगर बात करेंगे तो ये पूरा यूरोप आ गया। यानी कि अगर देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यूरोप है। यूरोप का कौन सा देश जो अफ्रीकी देश से अलग होता है? अफ्रीका का यह देश जो है मोरक्को है। मोरक्को का ही इब्न बतूता जो था, जो मोरक्को से आया था, भारत आया था 1333 में। जब इतिहास आप पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, 1333 में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक वही था जिसे पागल बादशाह कहा जाता था। मुगल काल में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो ये मोरक्को है, ये इतिहास से हमने जोड़ दिया था। तो मोरक्को और स्पेन, इनके दोनों के बीच में एक जल संधि है। ये जल संधि अलग होता है। यहाँ पर जल है, ये जल है, पूरा का पूरा जल है, इधर भी जल है। तो ये है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर
जिब्राल्टर ये जल संधि है, जल संधि, संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। तो ये भी पूछा जाता है कि यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, इतना जानिए पहला चीज। दूसरा चीज ये भी पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो ए है स्पेन, ए है मोरक्को। स्पेन, यूरोप का स्पेन है और अफ्रीका का मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को ये दोनों अलग होते हैं। क्लियर हो गया? तो एक जिब्राल्टर जल संधि ये कहिए यूरोप और अफ्रीका को, या यूं कह सकते हैं स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। जब जाहिर सी बात किसी दो देश को अलग करेगा तो किन्हीं दो जल धाराओं को मिलाएगा भी। तो इधर में एक है अंध महासागर, अंध महासागर, और इधर में है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर है, बहुत चर्चित है भूमध्य सागर। अंध महासागर, अंध महासागर जो है इसको प्रचलित रूप में हम लोग कहते हैं, नया नाम अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इसको कहते हैं। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले जब अज्ञानता था लोग नाव लेकर आते थे, इसी अटलांटिक महासागर में डूब जाते थे। क्योंकि पवनों का वायुदाब और निम्न वायुदाब होता था, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारणों से यहाँ पे नावें जो होती थी डूब जाती थी। तो इसको इस कारण जो अंध महाद्वीप कहते थे, अंध महासागर कहते थे। और इसको अंध महाद्वीप इसलिए कहते थे क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा था ये महाद्वीप, और ये महासागर अंध महासागर। तो और ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अंध महासागर अर्थात अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और इन दोनों देशों को अर्थात इसको जो है क्या करता है? अलग करता है। इसके उत्तर में हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ की बात करें, इधर में सुने होंगे सऊदी अरब है, मक्का मदीना इधर है। तो यहाँ पे देखेंगे ये लाल सागर है, लाल सागर, लाल सागर है, ये लाल सागर। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के अगर देखेंगे पूरब साइड में कुछ, उत्तर पूरब, ये उत्तर है ये पूरब, उत्तर पूरब साइड में देखेंगे तो लाल सागर है। लाल सागर यहाँ से इतना देखिए, ये पड़ता इतना है, ये आ जाता है इसका क्षेत्र है, अफ्रीका का आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पर एक देश है मिस्र, इस देश का नाम है मिस्र। मिस्र, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में नाम उसका इजिप्ट है और उसे इसका हिंदी में मिस्र कहते हैं। जैसे इंडिया और भारत, इंडिया और भारत, ऐसे यहाँ पर मिस्र या इजिप्ट। इसकी राजधानी काहिरा, उसी को कैरो भी कहते हैं, कायरो या कैरो, काहिरा। तो मिस्र से होकर के यहाँ पर ये भूमध्य सागर था। इतने दूर में एक नहर की खुदाई कर दिया गया, नहर बना दिया गया। इस नहर का नाम हो गया है स्वेज नहर, स्वेज नहर। ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर जब बन गया है तो यूरोप से भारत का यात्रा करना आसान हो गया है। इस नहर के बनने से भारत से यूरोप यात्रा करने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुआ है।
7,000 किलोमीटर की दूरी में कमी आया है। नहीं तो हमको इंडिया इधर है, इंडिया से व्यापार करने के लिए ऐसे आना जाना पड़ता था घूम करके। 7,000 किलोमीटर की दूरी का बचत किया गया है इंडिया से यूरोप में यात्रा करने के लिए। और ये जो सुएज नहर बना, ये मिस्र देश से होकर ही बना है, मिस्र देश से ही होकर गया है। और इस नहर का निर्माण किया गया है, कब निर्माण किया गया है? 1869 ईस्वी में। और ये आप जानते हैं 1869 में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ और सुएज नहर के निर्माण से 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुआ भारत से यात्रा करने में। क्लियर हो गया? पूछा गया है प्रश्न, खास दीजिए, ध्यान दीजिए, पीसीएस या समीक्षा अधिकारी या और एग्जाम में भी पूछे गए सब प्रश्न हैं। हम वही बता रहे हैं जो ओवरऑल सब पूछे गए, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये सुएज नहर बनने से जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच मार्ग हो गया। इसका मतलब भूमध्य सागर सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रहा है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या कर रहा है? जोड़ रहा। दूसरा काम क्या कर रहा है? अगर जोड़ रहा तो किसी को हटा भी रहा। इधर से अफ्रीका हट गया और इधर से एशिया, इधर में क्या आ जाता? एशिया। चूंकि सऊदी अरब एशिया में आता है, सऊदी अरब के साथ साथ और भी कई देश हैं, तो जो एशिया में ही आते हैं वहीं पे लगे हुए ये देश हैं। तो इधर कुल मिलाकर के सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग कर दिया। सुएज नहर के बारे में हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला बात करते हैं, इधर की अगर हम बात करते हैं, इधर में आ जाता हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है जो अफ्रीका के पूरब में है। और अगर इधर बात करेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण महासागर आएगा, और दक्षिण महासागर के और थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसपे कोई आदमी नहीं रहता, केवल विज्ञान की कुछ प्रयोगशालाएं हुआ करती हैं। देश के लोग, कई देश के लोग करते हैं, भारत भी वहाँ पे करता है। अगर अफ्रीका के इधर की बात करते हैं पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में पूरा से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर विद्यमान है, विराजमान है। क्लियर हो गया? अब दूसरा चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, ये अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे तीनों मुख्य रेखाएं होकर गुजरती हैं। जैसे यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। यहाँ से बात करें, यहाँ से, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर यहाँ से ही होकर गुजरता है। अगर तीसरी रेखा की बात करें तो तीसरी रेखा ये है मकर रेखा, यहीं से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिससे तीन मुख्य रेखाएं होकर गुजरती हैं, जिसका नाम है कर्क रेखा। एक कर्क रेखा होकर गुजरता है, और दूसरा है भूमध्य रेखा, और तीसरा है मकर रेखा। ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये है मकर रेखा। मकर रेखा, और ये है भूमध्य रेखा। इसको इक्वेटर भी कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैरिकर्न कहते हैं, कैरिकर्न।
क्लियर हो गया। अब इस पे हम अलग चर्चा करेंगे, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पर गैबन एक देश आता है, गैबन, उसके बाद में गैबन के बाद में देखेंगे कांगो आता है, फिर उसके बाद कांगो गणराज्य जायरे आता है, उसके बाद में अगर देखेंगे तो जाम्बिया हमको लगता आता है, फिर उसके बाद में देखेंगे आपको जो है इधर में जो है क्या नाम इसका, सोमालिया है। ऐसे कई देश इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे बाद में वो सब एक अलग में कर दिया जाएगा। इस पे अभी हम चलते हैं। ये भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है, इसको एक नदी ऐसी है जिसको 2 बार काटती है। पूछा गया प्रश्न है, इस नदी का नाम है कांगो नदी। ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो, कांगो। इसी का दूसरा नाम है जायरे, चाहे कांगो नदी कहिए या जायरे। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी या जायरे, दोनों नाम एक ही है, केवल नाम अलग अलग है, नाम एक ही है, नदी एक ही। कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला जो है ये मकर रेखा, इसको एक नदी 2 बार काटती है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी इसको 2 बार काटती है। क्या तक क्लियर हो गया? अगला हम इस पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक देश आता है नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया को एक ऐसा देश है नाइजीरिया जिसको इस अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में 54 देश हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा देश। ये अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा। एक बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। अब लड़का जो नहीं पढ़ा वो खोज रहा है एशिया, ऑप्शन में एशिया है नहीं, तो एशिया के बाद में कौन आता? अफ्रीका, तो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका नहीं होता तो तीसरे नंबर वाला हो जाता, अर्थात उत्तरी अमेरिका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका जो बर्फ़ से ढका हुआ है, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जिसे ओसेनिया भी कहते हैं। 7 महाद्वीप बड़े हैं। तो ये नाइजीरिया जो देश है इस अफ्रीका महाद्वीप का दानो कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अफ्रीका का दानो, अफ्रीका का दानो। दानो मतलब राक्षस, जायंट ऑफ अफ्रीका। जायंट कहते हैं, जियंट कहते हैं, जो भी कहते होंगे, इंग्लिश में नहीं उतना आता प्रोनाउंसिएशन करने में। तो अफ्रीका का दानो, जियंट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका का दानो नाइजीरिया को कहा जाता है। ये फैक्ट के रूप में क्यों कहते हैं? अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी के पास है। उसके पीछे कारण क्या? अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर दृष्टि से पीछे है। तो जब अशिक्षा रहेगा, एक आदमी के पास 10, 12, 15, 20 बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा। मिट्टी, ज़मीन उतना है नहीं और उपजाऊ भी नहीं है, तो खाने के लिए कहाँ से समस्या नहीं आएगा? खाने पे ही लोग खाने के लिए टूटेंगे, केवल खाना ही खाना, भोजन ही भोजन उनका दिखता है। तो इसीलिए नाइजीरिया को अफ्रीका का दानो कहा जाता था, अभी कहा जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगला हम टॉपिक इसमें देखेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है दक्षिण अमेरिका, नहीं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका, इसको दक्षिण अफ्रीका क्यों कहते हैं? ये अफ्रीका, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में देश है, सबसे दक्षिणी देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश। ये इसकी खास विशेषता क्या? देखिए, यहीं पे गांधी जी गए थे। गांधी जी 9 जनवरी
1915 को भारत में आए थे। उसे एक बार और भी आए थे, कई बार गए कई बार आए, लेकिन जो मेन उसके बाद आए फिर उसके बाद गए नहीं, मुझे लगता है 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग, बाद में भारत सरकार, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मनाने का निर्णय किया, तो हम लोग 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। इसीलिए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये यहीं से आए थे, यहीं से अपना वकालत का काम, कुछ लड़ने वाला काम शुरू किए थे, यहीं से पहला सत्याग्रह भी शुरू किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका कई माने में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हम मैपिंग के भूगोल के टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ का 2 प्रसिद्ध जगह है, एक है किम्बरले और दूसरा है जोहान्सबर्ग। किम्बरले और दूसरा है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग 2 स्थान है, एक है किम्बरले और दूसरा है जोहान्सबर्ग। ये जो जोहान्सबर्ग है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ से सोना उत्पादन होता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन, सोना माने AU माने गोल्ड है, गोल्ड का प्रतीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, गोल्ड का प्रतीक है। तो सोना सबसे ज़्यादा यहीं से उत्पादन होता है, इसलिए जोहान्सबर्ग को स्वर्ण द्वार कहते हैं। स्वर्ण नगर, स्वर्ण नगरी या स्वर्ण द्वार, चाहे स्वर्ण नगरी कर दे या स्वर्ण द्वार कह दे, बात एक ही है, जोहान्सबर्ग। और ये जो किम्बरले है, यहाँ पे हीरा सबसे ज़्यादा, डायमंड सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए किम्बरले को हीरे का नगर कहते हैं। हीरे का नगर, हीरों का नगर। हीरो माने हीरो नहीं, फिल्म हीरो नहीं, हीरे, हीरा, डायमंड का नगर कहा जाता किम्बरले को। अब यदि ये पूछ लिया जाए भंडारण की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है, तब ये नहीं होगा, ये उत्पादन की दृष्टि से। इसी के बगल में, दक्षिण अफ्रीका के बगल में, इसको हटा दिया जाए, मकर रेखा को हटा देते हैं। यहाँ पर एक और देश है, इस देश का नाम है बोत्सवाना। तो एक देश है बोत्सवाना। इस बोत्सवाना में एक जगह है ओपारा। ये ओपारा कहाँ पर आता है? बोत्सवाना में आता है। बोत्सवाना इसी के बगल में सटा हुआ देश है ओपारा। ये ओपारा में हीरे का सबसे बड़ा भंडारण है। हीरे का भंडारण, हीरा सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ओपारा में। कहाँ पर है? बोत्सवाना में। अगर उत्पादन की दृष्टि से कहे कि सबसे ज़्यादा निकाला कहाँ जाता है, कहाँ से उत्पादन हो रहा है, तो किम्बरले को हीरे का नगर, हीरे का द्वार कहा जाता है। ये समझिए, पूछा गया सब प्रश्न है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ें। स्क्रीन ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा होगा, समझने के लिए है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक है जाम्बिया एक देश है। जाम्बिया देश में एक जाम्बिया देश है। इस जाम्बिया देश में एक है जिम्बेजी नदी। यहाँ पर जेम्बेजी नदी, जेम्बेजी नदी।
जाम्बिया एक देश है, जाम्बिया देश में जेम्बेजी नदी और इसी नदी पर एक बांध बना है, इस बांध का नाम है करीबा बांध। करीबा बांध ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यूपीपीसीएस के अलावा हर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि करीबा बांध कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया देश में, अफ्रीका में आता है। क्लियर हो गया। तो इसकी ये पूछने के पीछे लॉजिक क्या रहा, क्यों पूछा? इसकी इस बांध से जल विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है इस बांध से। और इसकी खास विशेषता है कि सबसे ज़्यादा जल उत्पादन, जल विद्युत जो होता है इसी बांध से होता है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन इसी करीबा बांध से होता है, इसीलिए पूछा गया था। पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला इसमें जानेंगे, एक देखेंगे यहाँ पे एक है कांगो। कांगो देश है, कांगो। इसके बगल में देखेंगे एक कांगो गणराज्य भी मिलेगा, तो दो देश बटे हुए हैं। तो कांगो में सबसे ज़्यादा जो है वन, ये भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। अरे यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा ये है गैबन है, गैबन के बगल में ही कांगो है। तो कांगो में जो है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, वनों की संख्या ज़्यादा है, वनों की संख्या सर्वाधिक है। और यहाँ पे जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। और इसकी खास विशेषता क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत की अपार संभावना है। कांगो देश में वनों का है, वनों का देश कहा जाता है, वन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, वनों का देश कहा जाता है। और इसकी खास विशेषता क्यों जानना कि वनों का देश है, कि पूरे विश्व में जल विद्युत के उत्पादन की संभाव्यता जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तीन देश हैं, एक है सोमालिया है, सोमालिया, और यहाँ पे एक देखेंगे जिबूती है, और यहाँ पे देखेंगे सोमालिया, जिबूती, एक इरिट्रिया भी है। सोमालिया है, जिबूती है, और एक देश और कौन सा है, सोमालिया है, जिबूती है, इथोपिया है। इथोपिया या इथियोपिया जो भी लिख दें, इथोपिया। तो एक इथोपिया, एक जिबूती, एक सोमालिया, ये मुख्य रूप से तीन देश। इन तीन देशों को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इन तीनों देशों को हार्न ऑफ अफ्रीका, हार्न ऑफ अफ्रीका, इसका मतलब क्या, अफ्रीका की सींग, अफ्रीका की सींग। अरे भाई, जानवर के बैल होते हैं, भैंस होते, गाय होती, सींग नहीं होता मारने के लिए। तो इन तीनों देशों को अफ्रीका की सींग कहा जाता, हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता। क्यों कहा जाता? क्योंकि ये लोग भी बहुत पिछड़े हुए हैं। पहले क्या करते थे, अभी भी कुछ हो जाता है, पहले ज़्यादातर करते थे, ये जो समुद्री व्यापार होता था किसी भी देश का, ये समुद्र में छुपे रहते थे, डाकू होते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर समुद्री डाकू हैं, समुद्र में अपने नाव लेकर के छुपे रहते थे। और जब व्यापारी लोग अपना समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे, उनके नावों को, उनके जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लेते थे और उनके नावों को, जहाज़ों को लूट लेते थे। अभी भी करते हैं, कम हो गया है अब, खैर बात, पहले बहुत ज़्यादा होता था। इसीलिए जिबूती, सोमालिया और इथोपिया को मुख्य रूप से हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और उसे एक देश को और इसमें शामिल कर लिया जाता है, थोड़ा सा, इरिट्रिया को भी शामिल कर लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ की बात करेंगे जो मिस्र था। सबसे ज़्यादा अगर खजूर का उत्पादन होता है पूरे अफ्रीका में, खजूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी मिस्र में होता है। मिस्र का क्या नाम है,
इजिप्ट, मिस्र। तो मिस्र में खजूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मिस्र में। और यहाँ के जो किसान हैं, जो खजूर की खेती करते हैं या कोई भी खेती मुख्य रूप से खजूर की खेती करने के लिए है, उनको फेल्लाह कहा जाता है। फेल्लाह पूछा गया है, फेल्लाह बिहार पीसीएस में और भी अदर एग्जामों में भी पूछे गए हैं। फेल्लाह क्या है? फेल्लाह एक किसान है। ये कहाँ पर मुख्य रूप से है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पर है मुख्य रूप से? मिस्र में, इजिप्ट में। तो खजूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी मिस्र में होता है। यहाँ के किसान को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर हम देखेंगे, अगले पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर पूरे अफ्रीका की बात करेंगे। पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी झील यही है, इसका नाम है विक्टोरिया झील। पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी? ये झील, विक्टोरिया झील। क्लियर हो गया? और उसे वनडे के एग्जाम के लिए यही मान लिया जाता, विक्टोरिया झील से ही विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी, यहीं से ऐसे निकल के होके जाती है और भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यह एस्चुरी नहीं निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यह एस्चुरी और डेल्टा के टॉपिक में आप जानेंगे। जब नदी अपने मुहाने पर कई धाराओं में बढ़ जाती है तो डेल्टा, एक सीधे धारा पर चली जाएगी तो यह एस्चुरी, जिसे ज्वार नद मुख कहते हैं। तो लेकिन सही नील नदी, अभी इसमें भी ये दो नदियां हैं। ये एक नदी है यहाँ से, एक नदी यहाँ से। एक है नीली नील और एक है श्वेत नील। ये श्वेत नील है और ये है नीली नील। नीली नील, ब्लू नाइल, ये ताना झील से होकर निकलती है। पूछा गया पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, ब्लू नाइल। ब्लू नाइल मतलब नीली नील नदी का उद्गम। नीली नील नदी का उद्गम कहाँ है? विक्टोरिया झील या ताना झील। ताना झील से नीली नील नदी। और ये जो है व्हाइट नील है, ये ब्लू नील है, ये व्हाइट नील। व्हाइट नील का उद्गम होता है ये विक्टोरिया झील से। तो वनडे के एग्जाम में इसको कम देता है, इसको दे देता, लेकिन पूरा समझना है। नीली नील यहाँ से, श्वेत नील यहाँ से, और केवल नील पूछ लिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो और ये बना लेता है। और यहीं पर जो है मिस्र की राजधानी काहिरा यहीं पर, इसी नदी पर है मिस्र की राजधानी काहिरा। और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी पर है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी पर है। हम इस मैपिंग को एक पार्ट में बना दिए हैं, दूसरे पार्ट में और विस्तार में और जो और इम्पोर्टेंट उसको रखेंगे। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट था, फिर भी इम्पोर्टेंट था। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिसमें ज़्यादा लड़के फंस जाते हैं, उसको दूसरे पार्ट में लाएंगे। ये पहला पार्ट था। इसको समझ में आए तो हमारे वीडियो को हमारे लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो चैनल पर। धन्यवाद।